10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम करण है और ये हैं हिसार हरियाणा से। इनके पिता ने इनकी कुंडली भेजी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ज्योतिष जैसे शास्त्र की उपादेयता और उपयोगिता इसलिए है क्योंकि आपके जीवन के किसी भी एक क्षेत्र को ये छोड़ता नहीं है। ऐसा जीवन का कोई भी क्षेत्र नहीं है जो ज्योतिष के बिना हो और जिसपे ज्योतिष जैसे दृष्टि या ऐसे विषय की दृष्टि न हो। कहने का अर्थ मेरा ये है कि बीज के रोपण से लेकर के फसल के कटने तक, बच्चा के जन्म लेने के बाद और बच्चा के मृत्यु के बाद तक, बूढ़े की मृत्यु हो जाने पर, वही बच्चा जब बूढ़ा हो जाए, और जीवन के प्रत्येक अंग प्रत्यंग पे ज्योतिष जैसे तत्व का प्रभाव देखा जाता है। ये एक तत्व है जो व्यक्ति को तत्ववेत्ता बना देता है कि नहीं बात? आपके ऑफिस में कितने सारे तामझाम लगे हैं, जीवन में पति पत्नी के बीच का कितना झगड़ा है, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। आपके संतान से, आपके संतान की बुद्धि, आप धर्म को मानते हैं पर वो पूजा पाठ करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता, मैं कर्म पे भरोसा करता हूँ, मैं कर्मवादी हूँ। तो कोई व्यक्ति कर्मवादी भी क्यों हो जाता है? विचार करने वाली बात है। एक ही गर्भ से 2 बच्चे जन्म लेते हैं, पर एक ईश्वर के प्रति जल अर्पित करता है और दूसरा कहता है मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तो ये बन जाऊंगा। वो थोड़े से अलग विचारों वाला हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमात्मा की भक्ति भी सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होती है जो वस्तुतः जिनके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद होता है, उसकी कृपा है ना? नहीं होता तो नहीं होता, तो इसीलिए है। और दरअसल ये, इसको अगर आप ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसमें एक और भी बड़ी अच्छी बात दिखती है कि अब जिसकी कुंडली में ऐसे योग बने होते हैं वही व्यक्ति परमात्मा की भक्ति में भी आगे और अग्रणी रहता है। अन्यथा वो बिल्कुल ही सामान्य से भी कमजोर व्यक्ति की भांति भक्ति और भाव से मुक्त होकर के अपना जीवन निर्वाह करता है और निवृत्ति का मार्ग न चुन करके प्रवृत्ति का मार्ग चुन लेता है। प्रवृत्ति मतलब चिपक जाना, निवृत्ति मतलब निवृत्त हो जाना। जैसे होता ना, मैंने अपने समस्त कर्मों से, अपने कर्तव्यों से अपनी निवृत्ति पा रखी है, मतलब मुझे अब कुछ भी करना शेष नहीं है, मेरा सब कुछ हो गया है। ठीक उसी तरीके से इस विषय और इस ग्रंथ की महिमा बड़ी अद्भुत है और ये प्रकाशित होने वाला ग्रंथ है। प्रकाशित होने का मतलब क्या है? बड़ी अद्भुत बात है। प्रकाशित होने का मतलब है कि पुस्तकें कब प्रकाशित करी जाएं, किस प्रकाशन से प्रकाशित करी जाए और कब उसका विमोचन किया जाए और कब उसका आदि बाजार में कब उतारा जाए। तो ये चीज़ें सब ज्योतिष के ही माध्यम से बताई जाती हैं। वार, दिन, तिथि, नक्षत्र, योग और करण का प्रभाव बड़ा पड़ता है किसी भी कुंडली में। जब आप देखने अब कुंडली चलते हैं तो सबसे पहले आपको उस जातक के जन्म के माह, ऋतु, उसके बाद तिथि, नक्षत्र, योग, गण, वर्ण, दिन, उत्तरायण, दक्षिणायन, जन्म का समय, नक्षत्र का प्रभाव और साथ ही साथ उसके योग और करण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। आइए झट से मैं सबसे पहले आपको इनकी कुंडली के पंचांग से मिला देता हूँ। इनका नाम करण है, कर्ण नहीं करण लिखा है इन्होंने, पर होता तो कर्ण ही है। माघ माह व्यक्ति को लंबी चौड़ी छाती, ऊंचे गर्दन वाला और ऊंचे कंधों वाला बना देता है, सुंदर प्रकृति वाला बना दे। उत्तरायण में जन्मे हैं, इस वजह से आत्मबल और पिता का सहयोग हमेशा रहता है और व्यक्ति कभी भी निंदित कृत्य करने वाला नहीं होता, उसका आत्मबल कभी कमजोर नहीं होता। शिशिर ऋतु में जन्मे होने से आपका काम थोड़ा बहुत कभी कभी रुकेगा। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा कभी भी धन हानि नहीं होने देते, धनवान बनाते हैं। बुद्धि विषम नहीं होती और चपल चंचल चालाक व्यक्ति नहीं होता, बहुत ही गांभीर्य उसके अंदर होता है। हालांकि कान का कच्चा होता है और कानूनबाज भी होता है। मेहनत करने में भरोसा रखने वाला और कभी भी किसी को ठगने वाला नहीं होता है। शुक्ल पक्ष में शुक्रवार को जन्मे होने से और शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से संतान उत्पत्ति में कभी कभी बाधाएं उपस्थित होती हैं अगर संपूर्ण तरीके से कुंडली मिलाकर के विवाह नहीं करी जाए तो। और शुक्ल पक्ष में जन्मे लोग बड़े ही सुहृद होते हैं, मानसिक उनका संतुलन बड़ा बढ़िया होता है, बुद्धिमान होने के साथ साथ यशस्वी होते हैं, गुणकारी और ज्ञानवान, ज्ञान संपन्न होते हैं।
ऐसे कई सारी चीज़ों का प्रभाव शुक्ल पक्ष में बढ़ जाता है। कृष्ण पक्ष में जो लोग जन्मे होते हैं थोड़े कठोर होते हैं, कलुषित विचारों के प्रभावों से भी उनके ऊपर प्रभाव देखा जाता है, पर यह बात यहाँ पे नहीं घटित होगी। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के चंद्रमा व्यक्ति को धन से युक्त रखते हैं, वाणी प्रभावित होती है, बुद्धि निर्मल होती है, पवित्र आत्मा का होता है और साथ ही साथ धर्म और परोपकार में उसका विश्वास और उसकी आस्था होनी चाहिए। अभी नहीं भी है तो आगे चल करके हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसका जो एक प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ेगा और बाद में भी वो आपको प्रभावित करेगा। कई बार हम अपनी अवस्था के हिसाब से अपने घाव को देखने के तरीके बदल देते हैं। कई बार छोटा सा घाव है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक हो, कोई वही बात बड़ी हो नहीं, बहुत जरूरी है, इसको ठीक करना आवश्यक है, तो ये चीज़ें होती हैं। पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र श्रेष्ठ, बलशाली, ज्ञानी, बुद्धिमान और भौगोलिक स्तर पे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा फैलने वाला होता है, मतलब उसकी साख बड़ी मजबूत होती है, लोगों से उसकी पहचान बड़ी अच्छी होती है। जहाँ भाई खड़ा हो जाए प्रकृति व्यक्ति का, वो बहुत ही वहाँ पे बलिष्ठता से मजबूत होता है, मतलब कहने का है कि विशालकाय होता है, गंभीर। आयुष्मान योग बेहतर, शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण दाम्पत्य में कभी कभी खटास देखने को मिल सकते हैं। और वस्तुतः इस कुंडली के लिए हमेशा ही ये बात रखने वाली है कि देवगण के होने के कारण व्यक्ति ही राजसिक गुणों से युक्त है। पृथ्वी तत्व की राशि लग्न में बनी है और ये दक्षिणावर्ती, मतलब कहा जाता है पृष्ठोदय राशि है। पृष्ठोदय मतलब धीरे धीरे, थोड़ा धीरे से, विलंब से, मंद गति से इनका काम हो, पर हो जरूर जाए, ऐसा है। अब ये इनकी कुंडली में पंचांग मनमत संवत्सर में इनका जन्म हुआ है, 2003 का इनका जन्म है, मनमत संवत्सर में इनका जन्म होगा। और ये प्रभाव व्यक्ति को दुर्मुख नहीं होने देता है, दुर्बुद्धि से व्यक्ति का कोई संबंध नहीं होता, उसकी बुद्धि बड़ी ही कोमल और चतुराई से युक्त होती है। अपने भविष्य को समझने में उसकी आसक्ति होती है और वो भविष्य को जानना चाहता है। विलक्षण प्रतिभा के धनी होने के कारण कई बार व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में संशय भी उत्पन्न कर लेता है। अब आइए आपको इनकी कुंडली की 5 प्रमुख बातें जो आप सबको जाननी चाहिए कि कुंडली में ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिनका निश्चित रूप से मजबूत होना बड़ा आवश्यक है, आइए बता देता हूँ। सबसे पहले जो बात विचारणीय है आप लोगों को मैं बताऊँ, किसी भी कुंडली में सबसे पहले चंद्रमा को देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के बीच हैं, तो ये चंद्रमा बल से युक्त चंद्रमा कहे जाते हैं। ये चंद्रमा शुभग्रह के भांति शुभग्रह के रूप में परिभाषित होते हैं, ये पहली बात है। दूसरे नंबर पे आपको सबसे पहले जिस विषय को ध्यान में रखना है वो ये है कि आपकी कुंडली का लग्न कितने अंशों का है। 0 से 6 है, 6 से 12 है, 12 से 18 है, 18 से 24 है, 24 से 30 है। 24 से 30 में जैसे जाए और 0 से 6 में जैसे जाए, ये थोड़ी सी स्थितियां दोनों ही तरफ थोड़ी थोड़ी व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाएं और व्यक्ति के प्रभाव को प्रभावित करने वाली होती हैं। प्रभाव को प्रभावित करने का अर्थ मेरा है कि व्यक्ति के प्रभाव में कमजोरी भी आ जाती है। बाकी जैसे 12 से 18, 18 से 24 तक की स्थिति बड़ी ही मजबूत और सुदृढ़, अनुभवी, ज्ञान संपन्न और साथ ही साथ व्यक्ति को भविष्य को समझने की शक्ति देने वाले होते हैं। ये दूसरा आपके लग्न के डिग्री पे मैंने बात कही। तीसरे नंबर पे आपको ये देखना चाहिए कि लग्न के नक्षत्र की स्थिति कैसी है। लग्न के नक्षत्र में कौन से ग्रह की स्थिति बनी है, जैसे आपका लग्न किस नक्षत्र का बन रहा है, लग्न की बात कर रहा हूँ, लग्न के नक्षत्र की, चंद्रमा के नक्षत्र की बात नहीं कर रहा। लग्न के नक्षत्र की स्थिति कैसी है, आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि लग्न के नक्षत्र के अधिपति क्या आपकी कुंडली में कारक ग्रह के रूप में उपस्थित हैं। ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत मोटी बात है। और उसी के ही पैरेलली आपको ये भी देखना होगा कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं, मतलब जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है चंद्रमा में, उस नक्षत्र के अधिपति आपकी कुंडली के योग कारक या राजयोग कारक ग्रह के रूप में होते हैं क्या। अगर ये दोनों ही चीजें और दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली में परस्पर मैत्री में आते हैं तो आपकी कुंडली राजयोगों की भांति परिणाम देने वाली और बहुत ही संतुलित परिणाम देने वाली होती है। ये बहुत ही छोटी बात नहीं, बहुत गंभीर और बहुत ही विचारणीय बात है। ये दूसरी के बाद तीसरी बात रही। इसके बाद आपको ये देखना होगा कि चौथे नंबर पे कि आपकी कुंडली में जो ग्रह लग्न में बैठा है, लग्न में जो ग्रह बैठा है आपकी कुंडली के लग्न में, मतलब ये वहां पे
आपकी कुंडली में लग्न में जो ग्रह बैठा है वो नवांश कुंडली में किस भाव में बैठा है। इससे आपके व्यक्तित्व और इससे आपके स्वभाव और आप इससे अपने चरित्र और चिंतन को समझ पाते हैं। सामने वाले व्यक्ति के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते तो उसके बारे में पता लगाने का ये सबसे आसान और बड़ा ही सरल तरीका है कि उस लग्न के जो केंद्र में लग्न है उस लग्न में कौन से ग्रह की उपस्थिति है। वो ग्रह जहां बैठा है नवांश में, उससे आपके व्यक्तित्व और वो कैसा बैठा है, शत्रु की राशि में बैठा, मित्र के नवांश में बैठा है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, अष्टम छठवें 12वें और त्रिक स्थान या दुह स्थान में बैठा है, तो उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का जो है वो प्रभाव वो क्षुब्ध और कुंद होता रहेगा, कमजोर और प्रभावित और मजबूत भी होता रहेगा। अगर वो बढ़िया बैठा है तो निस्संदेह व्यक्ति का स्वभाव शांत, सरल, धीर, गंभीर और पुरुषोचित होता है। अन्यथा वो थोड़ा ढूलमूल, शांत नहीं होगा, थोड़ा चंचल होगा, व्यवहारिक जगत पे, व्यवहारिक धरातल पे उसका प्रभाव कमजोर होने वाला होगा। ये चौथी बात है अगर आप उसके व्यापार और व्यवहार को समझना चाहते हैं तो। सबसे अंतिम बात मैं कहूंगा कि आपको अपनी कुंडली में, जन्म कुंडली में राजयोग कारक जो ग्रह बना रहे हैं, जैसे पंचम के अधिपति, चतुर्थ के अधिपति, धन के अधिपति, द्वितीय के अधिपति के अतिरिक्त लग्न के अधिपति, भाग्य भाव के अधिपति, इनकी स्थिति कहाँ है। ये क्या इन्हीं भावों में बैठे हैं, केंद्र में बैठ रहे हैं, या फिर कहीं दुष्चक्र में पिस करके अपना प्रभाव कमजोर कर रहे हैं। इन सबको देखने के बाद जब आपको लगे कि नहीं ये सारे ग्रह अच्छे बैठ रहे हैं और इतनी समानताएं बन रही हैं, तो यकीनन आपकी कुंडली मजबूती की तरफ अग्रसर हो जाती है। अब आपको मैं इनकी कुंडली में, लग्न कुंडली पे लेके आऊँ। सबसे पहले इनकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं पुनर्वसु के, और वो गुरु इस कुंडली के लिए अष्टम और एकादशवें भाव के अधिपति होकर के बहुत अच्छे नहीं होते। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात है कि सुख भाव के अधिपति सुख भाव को देख रहे हैं, और लग्न में शनि राहु का बैठना बहुत अच्छा नहीं है। इस लग्न में शनि कारक होते हैं, बहुत मजबूत भूमिका में भी होते हैं। और एक बात बड़ी अद्भुत है, सरलता से समझें तो लग्न में शनि और राहु का बैठना, लग्न में सम संख्या की राशि का बैठना, अगर यहीं पे 3 नंबर दिख देता, 3, 5, 7, 9, 11, तो ये कुंडली को मजबूती अलग तरीके से मिल जाती। पर यहाँ पे 2 नंबर की राशि बनी है, लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। ऐसी अवस्था थोड़ी बहुत व्यक्ति को परेशान करती है, मानसिक रूप से चिंतित और भ्रमित करने वाली, लेकिन अपने नक्षत्र में 17 डिग्री के बैठे हैं। ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के, अपने ही नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में ही, अपने ही नक्षत्र में 17 डिग्री के, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति रिसर्च, व्यक्ति साइंटिस्ट, व्यक्ति ज्ञानी, गूढ़ और रहस्यमय चिंतन के पीछे जाने वाला, स्वभावगत बहुत कोमल होता है और कभी भी बड़ों का आदर। अब एक बात बड़ी अद्भुत है कि इस लग्न से प्रभावित लोगों का प्रभाव कैसा होता है। दानी होते हैं, अनुभवी होते हैं, खूब डीप थॉट में जाने वाले होते हैं, बहुत सारा चिंतन करने वाला। भगवान शुक्रदेव दैत्यों के शुक्राचार्य, जो शुक्रदेव रहे थे, वो दैत्यों के गुरु थे। खूब तपस्या करी इन्होंने, खूब तपस्या, मतलब इतनी तपस्या कि आज तक वैसी तपस्या किसी ने नहीं करी, और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न करने के बाद इन्होंने मृत संजीवनी विद्या का उनसे वरदान ले लिया, और फिर भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, वर दे दिया शिव जी ने कि जाइए आप देवताओं को भी विजिट कर लेंगे, ऐसा। फिर उसके बाद युद्ध होता है, देवताओं को विजिट कर लेते हैं, युद्ध होता है, देवासुर संग्राम होते, कई वर्षों तक होता है। फिर उसके बाद सारे दैत्य मारे जाते हैं। संपूर्ण इत्र तक को नहीं छोड़ा शुक्रदेव ने, सबको अपने आधिपत्य में कर दिया। स्थावर, जंगम, वर्षा, सुगंध, दुर्गंध, सब कुछ, दुर्गंध नहीं सुगंध, सब कुछ अपने वश में कर लिया। पृथ्वी की सारी संपत्ति इनके नाम हो गई। पृथ्वी की सारी संपत्ति संपूर्ण शुक्रदेव के अंतर्गत आती। फिर इन्होंने वो प्राप्त किया और संपूर्ण दानवों को दे दिया, संपूर्ण दानी भी हो गए। और चूंकि इनके पास शास्त्र का ज्ञान, तो ये शास्त्रज्ञ भी थे। 2 विवाह करा, 8 घोड़े हैं इनके रथ में, ऊपर पताका लहराती है। ऐसा इनका व्यक्तित्व है, बड़ा सुंदर शरीर और बहुत ही मजबूत काया, कोमल, मजबूत भी है और कोमल भी है, दोनों एक साथ। तो ये इनका प्रकृति, इनकी प्रकृति। तो ये लग्न के अधिपति अष्टम में, युवावस्था में लग्नेश, लग्न में शनि राहु का एक साथ बैठना। अगर वही शनि किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाते तो अच्छी बात होती, पर लग्न पे
किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है और लग्नेश को भी कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है। चंद्रमा देख रहे हैं और गुरु की दृष्टि नहीं है, एकमात्र चंद्रमा की दृष्टि लग्न पे। तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यक्ति के आचरण और व्यक्ति की पत्नी के आचरण और व्यक्ति के जीवन में प्रेम की समरसता की स्थिति को दिखाता है। ये शुक्र और चंद्रमा, ये धन भाव में चंद्रमा आपकी कुंडली में धनवान योग लगाएंगे और चूंकि वो पहले से ही बहुत मजबूत हैं, इस वजह से आपको धन की समस्या नहीं होगी। पैतृक संपत्ति, पिता का लाभ, दूसरे जनों से संबंध, कुटुंब जनों का सुख, व्यवहार कुशलता, व्यवहारिक परिणाम बड़े ही लाभान्वित करने वाले होते। धन भाव के चंद्रमा कभी भी कमजोर नहीं होते। गुरु जन्म कुंडली में बैठे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र के चंद्रमा, ये तो बलिष्ठ बनाते ही हैं। और गुरु आर्द्रा में राहु केतु के प्रभाव में नहीं है, पर केतु की दृष्टि जा रही है गुरु पे। इस वजह से कभी कभी व्यक्ति के पास बदला लेने का कोई भाव नहीं होता, वो किसी से भी बदला नहीं लेना चाहता, बड़े ही संतोषी प्रवृत्ति के होने के साथ साथ आगे बढ़ता रहता है। ऐसा है। लग्न में शनि राहु का बैठना ठीक नहीं। मंगल वृश्चिक राशि में रोचक योग लगाएंगे तो साहस, बल, पराक्रम, आधुनिक काल की विज्ञान और विद्याएं जानने वाला, डीप रिसर्च में जाने वाला, प्रोफेसर बन जाए, लेक्चरर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन का माहिर व्यक्ति बन जाए, मीडिया सेक्टर में काम करने वाला हो जाए, उसके बाद कानूनन चीज़ों को समझने वाला हो जाए, ऐसी स्थितियां बनती हैं। सूर्य दिग्बली, सुखेश दिग्बली हैं। लग्नेश अष्टम में बुध और मंगल और केतु के प्रभाव से युक्त, इस वजह से कभी कभी, हालांकि शुक्र का अष्टम भाव में बैठना कभी भी खराब नहीं होता है, मैंने ये बात कही थी, पर उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तब वो कमजोर हो जाते हैं। यहाँ पे किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव शुक्र पे नहीं है, इस वजह से व्यक्ति का वीर्य, व्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति का प्रभाव, संतान उत्पत्ति और वीर्य धारण करने की क्षमता कम नहीं है। चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह से देख लेने से व्यक्ति का संतुलन अवश्य ही उसके जीवन में बना रहेगा। धन धान्य की समस्या कभी भी नहीं है। इस कुंडली में चंद्रमा पराक्रम के अधिपति धन में बैठे, प्राइवेट सेक्टर से भी नौकरी के योग बनेंगे, सरकारी क्षेत्र से भी नौकरी के योग बनेंगे, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। पराक्रम भाव के अधिपति चंद्रमा धन में, ये ठीक है, और शुक्र जैसे शुभ ग्रह से दृष्ट, और पराक्रम भाव खुद भी बुध और गुरु के प्रभाव में, तो ये स्थिति जातक के जीवन। अब एकादशवें भाव के अधिपति पंचम में बैठ गए, अपने भाव से 5 घर आगे, ये अच्छा कहेंगे। पर अष्टम भाव के भी अधिपति हैं, तृतीय में बैठे हैं, तो अब ये मेहनत भी बढ़ाएंगे। यानी कि गुरु की दशा आरंभ में जब आएगी तो आपको मेहनत करवाएगी और थोड़े से स्वास्थ्य जनित समस्या, थोड़े से पिता पुत्र का लाभ, थोड़े से पिता पुत्र के संबंध, आपके पुत्र, ये जिनकी कुंडली है उनके पुत्र से उनके संबंध कमजोर हों, ऐसा संभव है। या कई बार व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि भाग्य भाव पे गुरु और बुध का प्रभाव और नवम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना और भाग्य भाव पे गुरु की दृष्टि पर नीच की पड़ रही है, और इस कुंडली में धन भाव के अधिपति, ये बहुत बढ़िया मजबूत बात बनी है, धन भाव के अधिपति का भाव भाग्य भाव में जाना, भाग्य के कारक गुरु को देख लेना और भाग्य भाव के अधिपति का लग्न में बैठ जाना, ये सबसे अच्छी बात। उसके ठीक पीछे शुक्र जैसे शुभ ग्रह का बैठ जाने से भाग्य का बल बढ़ जाएगा, ये सूत्र है। तो इतनी सारी चीजें आपकी कुंडली में बन रही हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र, मित्र के नक्षत्र में, मित्र से दृष्ट, मंगल की दृष्टि, यानी कि व्यक्ति का दशम भाव बहुत बलवान, पिता को बलवान, पिता के साथ संबंधों को मजबूती, ऊर्जा से युक्त और संसाधन से युक्त समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, इनके पिता भी और ये व्यक्ति स्वयं भी। कभी भी कोई इनको हरा ना सके, क्योंकि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का अधिपति चतुर्थ को देखे, यो यो भावो स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य तस्यात् वृद्धिम करोति, तो ये वृद्धि कर रहे है ना। ये जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव की वृद्धि का प्रभाव जन्म कुंडली में सूर्य से देखने को मिलेगा। जिस नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति मंगल उन्हें देख रहा है, और जिस नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं उस मंगल की स्थिति इस कुंडली के लिए मारक भी होती है। मारक भाव में शनि राहु केतु मंगल का प्रभाव सप्तम में, इस वजह से व्यक्ति के पास साहस लगाने की बारी होगी, दर्पण देखने की बारी होगी, अपनी कमियों को बार बार देखने की पुनरावृत्ति डालनी होगी, साहस, बल, ढाढ़स, धैर्य, पराक्रम, ऊर्जा और सब लगाना होगा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। आप कभी भी संतुलित नहीं हो सकते कि नहीं मैं ठीक हूं, नहीं मैं ठीक हूं, नहीं मैं ठीक हूं, नहीं, मेहनत करनी ही होगी, क्योंकि पराक्रम भाव और धन भाव का संबंध जब बन जाता है, जैसे धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में कहाँ बैठे, भाग्य भाव में, और पराक्रम भाव के अधिपति कहाँ बैठे, जन्म कुंडली के धन भाव में। द्वितीय भाव के अधिपति भाग्य भाव में, इसे भी धन कहा जाता है, और पराक्रम भाव के अधिपति धन भाव में, यानी कि पराक्रम से ही धन का योग बन रहा है।
पंचम भाव के अधिपति का नवम में जाना, ये संपूर्ण और बहुत ही श्रेष्ठ। सूर्य बुध और शुक्र का संबंध निकट ही बन रहा है। सूर्य बुध और शुक्र बहुत निकट ही होते हैं। और मैंने ये बात कही थी कि नवम भाव में अगर पंचम भाव के अधिपति बैठ जाते हैं, इसे पूर्वजों का, पुत्रों का, व्यक्ति का पूर्व जन्म, ये सब संतुलित। व्यक्ति पूर्व जन्म में भी बड़ा ही सुहृद, कोमल, पूजा पाठ करने वाला, वेद पाठी ब्राह्मण, भगवान में आस्था विश्वास, बड़ों के आदर में विश्वास और भरोसा करने वाला होता है। और व्यक्ति का पूर्व जन्म के साथ साथ आने वाला जन्म भी बड़ा ही श्रेष्ठ और संभ्रांत होता है। गुरुपुल, गुरु का पूजक, गुरु भक्त, दैव भक्त और मातृपितृ भक्त होता है। ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है। पंचम भाव ठीक बना, पंचम भाव पे राहु की दृष्टि, कभी कभी एजुकेशन में कमजोरी, और पंचम भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि, ये पंचम भाव की क्षति को पूर्ति करेंगे। वहीं पे अगर आप देखें तो पंचम भाव में बुध की राशि बनी है, वो अपने उच्च की राशि से त्रिकोण में है, और पंचम भाव पे राहु की कन्या राशि पे दृष्टि जा रही है। इस वजह से पंचम भाव खराब नहीं होगा। छठवें भाव के अधिपति शुक्र विपरीत राजयोग बनाएंगे, और चूंकि उन पे चंद्रमा की दृष्टि है जो इस कुंडली का तृक भाव का अधिपति है, तो छठवें भाव के अधिपति शुक्र को तीसरे भाव के अधिपति चंद्रमा ने देखा है। तो यानी कि दो दूह स्थानों के अधिपतियों का परस्पर संयोग व्यक्ति के जीवन को कई बार साहस और साहस से युक्त बनाने में सहयोगी हो जाए। सप्तम भाव के ऊपर आप जब देखेंगे तो इस भाव से केंद्र में गुरु बैठे हैं, जो इस भाव की कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्पष्टता या कुछ मामलों में अच्छाइयां भी देंगे। और चूंकि उस भाव के ऊपर एक शुभ ग्रह चंद्रमा की दृष्टि है, शुक्र अपने नक्षत्र में बैठे हैं, अवस्थागत वो बहुत बलवान है, अपनी दशा काल में वो संपूर्ण परिणाम भी करेंगे। और इस भाव के ठीक आगे मंगल केतु के बैठने से थोड़े से प्रभावों में इस भाव की कमजोरी भी होगी। हालांकि व्यक्ति दुश्मनों से कभी हारेगा नहीं, और साथ ही साथ व्यक्ति के दुश्मनों के पक्ष से उसके हमेशा ही जीतने के संकेत भी मिलेंगे। पर व्यक्ति स्वयं में थोड़ी बहुत जलन की भावना से युक्त रहेगा। मंगल यहाँ पे उसको तिकड़मी और कई बार बहुत ही जल्दबाज प्रवृत्ति का बना दे, या कई बार चिंतन न करने वाला बना दे। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कई बार जल्दबाजी में इतनी ज़्यादा घुस जाता है कि वो निकल नहीं पाता है। मंगल केतु आध्यात्मिक चिंतन देने में थोड़ी बहुत कमजोरी भी दिखाएंगे। व्यक्ति का डेली रूटीन कभी कभी गड़बड़ भी हो सकता है। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा नियमबद्ध होने की आवश्यकता है। जल से संबंधित क्षेत्र, ऊंचाई, वृक्ष, गहरे पानी में जाने से, विष वाले जानवरों से, आदि चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। और क्रमशः इनकी कुंडली में 24 से लेकर के 28 तक बहुत ज़्यादा सावधान होना है, 25 तक तो कम से कम। ये मंगल और केतु का प्रभाव यहाँ पे अंगारक योग की स्थिति नहीं होगी। यहाँ मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में और बुध जन्म कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में बुद्धिमान खुद को बना रहे हैं, और यहाँ पे व्यक्ति को साहसी और तेजस्वी बन रहा है। यहाँ मंगल बुध के साथ क्रिएटिव और साथ ही साथ अक्षुण्ण बनता है। व्यक्ति कुछ ऐसा काम करके जाए जो जीवन पर्यंत उसके नामों की चर्चा उसके समाज में होती रहे, ऐसा। और दरअसल यहाँ पे मंगल 24 डिग्री के हैं, और वस्तुतः मैं एक बात कह दूं तो केतु के प्रभाव में आने के कारण, और केतु मंगलवत होते हैं, इसके प्रभाव में आने के कारण वृश्चिक राशि में कई बार पत्नी का स्वभाव गर्म या पत्नी का स्वभाव कठोर, या कई बार पत्नी के स्वभावों से आपको मैच करना पड़ता है, जिसमें भी आपकी ऊर्जा खपत होती है। अष्टम भाव बहुत संतुलित, शुभ ग्रह की राशि, शुभ ग्रह का बैठना अपने नक्षत्र में, चंद्रमा से दृष्ट, और इस भाव के अधिपति आपकी समस्या थोड़ी बहुत बढ़ाएंगे, मेहनत करने की प्रवृत्ति देंगे, और मेहनत करनी ही होती है। नवा अष्टम भाव पे आप जब देखें तो उसके ठीक पीछे मंगल और आगे बुध, यानी कि एक शुभ ग्रह और एक पापक ग्रह, और यहाँ स्वयं शुभ ग्रह अपने नक्षत्र में, किसी पापक ग्रह का कोई दुष्परिणाम नहीं। इस वजह से आपकी कुंडली में ज्ञान, बुद्धि, दिव्य नेत्र, समझने और सीखने की क्षमता, बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय चीज़ों को जानने की बात, ज्योतिषीय तथ्यों को समझना, रहस्यमय चीज़ों के पीछे चिंतन करना, और एकाग्रता बहुत ही व्यक्ति की संतुष्ट होती है और संतोषजनक होती है। नवम भाव भाग्य का भाव है। इस भाव के अधिपति लग्न में बैठे हों तो व्यक्ति को भाग्यशाली कहा जाता है। भाग्य भाव में बुध जैसे शुभ ग्रह का सम संख्या की राशि में बैठना, जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली में दिग्बली, लेकिन इस कुंडली का सुखेश है। पर याद रखिए, वृषभ लग्न की कुंडली के लिए सिंह राशि अच्छी नहीं होती। वस्तुतः इस कुंडली के लिए शत्रु लग्न में इसकी गणना होती है। पर संख्या में 5 बहुत अच्छी हो, मतलब तारीख अगर देखी जाए तो दिनांक 5 बहुत अच्छा होगा।
5 हो जाए, 14 हो जाए, 23 हो जाए, ये 5 तारीख अच्छी रहेगी। पर इस कुंडली के लिए अगर शत्रु लग्न और मित्र लग्न की चर्चा होगी तो धनु, सिंह और मीन अच्छे नहीं होंगे। मतलब इन लोगों से आपको शत्रुता और मित्रता करने में समझने की बारी है। ये कई बार आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको नुकसान भी कर सकते हैं। बचाना होगा आपको सिंह, धनु और मीन वालों से, और मित्रता करनी होगी मकर और कुंभ और कन्या वालों से। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में वृश्चिक वाले भी आपके साथ कभी कभी प्रतिद्वंदिता के भय क्षेत्र में आ सकते हैं। हालांकि आपके जीवन में पार्टनर का सुख बहुत अच्छा देख रहा हूं, पार्टनर की कमजोरी नहीं है। दाम्पत्य मिला करके मांगलिक युक्त मांगलिक ये कुंडली बनेगी। चंद्र कुंडली से तो मांगलिक नहीं होगी, पर लग्न कुंडली से सप्तम में मंगल इस कुंडली के मारक ग्रह के रूप में शनि राहु से दृष्ट सप्तम भाव को प्रकोपित और प्रभावित कर रहे हैं। कुंडली बिना मिलाए विवाह न करें। नवांश कुंडली के अध्ययन में और भी बातें स्पष्ट करूंगा। दशम भाव में सूर्य का बैठना, यह दक्षिण दिशा है। सूर्य यहाँ पे बिल्कुल ही चरमोत्कर्ष पे होते हैं। कुंभ राशि में, वायु तत्व की राशि में अग्नि तत्व की राशि का बैठना या ग्रह का बैठना संतुलित और संतुलन पैदा करने वाला। इस पे शनि की दृष्टि कई बार और केतु और मंगल का प्रभाव, तो साहस भी है, पर इसके साथ व्यक्ति के जीवन में इस भाव के अधिपति ने भी अपने भाव को देखा है, शनि ने, और इस भाव के अधिपति ने भी अपने भाव को देखा है। इस भाव के कारक भाव के अधिपति ने इसको देखा है। इस भाव के अधिपति का भाग्य में जाना बहुत अच्छा है। दशम भाव बलवान, नौकरी, हमेशा ही धन का आना, धन का आगमन, मजबूत, उच्च श्रृंखल, कमजोर नहीं होता भुजाओं से, बलिष्ठ होता है, बलशाली होता है। और साथ ही साथ गुरु अगर तीसरे भाव में नहीं जाते तो व्यक्ति के वो जीवन का मूल्य कभी कमजोर नहीं होता। अगर ये व्यक्ति हठी है, जिद्दी है, क्रोधी है, उन्मादी है, विषैला है, तो सूर्य और मंगल के प्रभाव और शनि के प्रभाव के कारण दशम स्थान पे सारे पापग्रह, सारे क्रूर ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को साहसी, जिद्दी, हठी और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बना देता है। और वहीं पे वो व्यक्ति अपने कर्मों पे भरोसा करके कर्मवादी भी हो जाता है। क्लियर है? सूर्य की दशा में सुख की वृद्धि होगी, शनि की दशा में संतान, सुख, भाग्य, धार्मिक और यात्राएं, विदेश गमन, बाहर जाना, विदेश में रह जाना, विदेश से धन प्राप्त करना, मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़ करके काम करना, आदि आदि चीज़ें सूर्य, मंगल और शनि के प्रभाव की स्थिति यहाँ के लिए बनेंगी। एकादशवें भाव के अधिपति का अपने भाव से 5 घर आगे वक्री हैं 17 डिग्री के। इस वजह से कभी कभी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही कोमलता और बहुत ही ज़्यादा सत्य बोलने वाला बना देंगे। कई बार व्यक्ति सामने वाले को समझ ही ना पाए और अपना भाव रख देता है। इस वजह से जल्दबाजी ये मंगल भी देंगे और शुद्धता ये गुरु और गुरु के वक्री होने के कारण ये बात दिखेगी। व्यक्ति सत्य है, गंभीर है, ज्ञानी है और संपन्न है। कभी भी उसकी वाणी से कोई प्रकोपित और प्रभावित नहीं होगा और हमेशा ही व्यक्ति चिरकाल तक चिरायु बना रहता है लग्न में शनि के कारण। कोई भी बात ऐसे नहीं बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा। एकादशवां ठीक बना, राहु के नक्षत्र में नहीं होते तो और भी ज्यादा अच्छी बात होती, पर यहाँ पे राहु उनको भ्रमित नहीं करेंगे, दरअसल वहां पे बहुआयामी बहुमुखी बनाएंगे। धन भाव ठीक बना है, पराक्रम भाव जन्म कुंडली में ठीक बना, चतुर्थ भाव बहुत अच्छा बना, पंचम बहुत सुंदर, छठवां विपरीत राजयोग, सातवां जन्म कुंडली में बहुत अच्छा, आठवां जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग की स्थिति, नवम भाव की स्थिति बहुत बढ़िया, दशम भाव के अधिपति की स्थिति बहुत अच्छी, एकादशवें भाव के अधिपति की स्थिति बहुत अच्छी, गुरु देख भी रहे हैं, 12वें भाव के अधिपति इस कुंडली के लिए मारक। अब बहुत अच्छी बात है कि वो मारक हैं पर इधर उधर नहीं बैठे हैं, इधर उधर बैठे होते तो उसका भी प्रभाव देते। इस वजह से मंगल की दशा में व्यक्ति को अपने पिता के स्वास्थ्य, मंगल की दशा में व्यक्ति को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद, व्यक्ति को पूर्व जन्म के किए गए कृत्यों को संतुलित करने के लिए हमेशा ही शिव की पूजा, श्री यंत्र की पूजा, शिव अमोघ शिव कवच का पाठ, इसके अतिरिक्त राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, देवी कवच का पाठ आदि आदि चीज़ें करनी चाहिए। ये मैंने आपको नक्षत्र के आधार पर भी बताया है। शनि मंगल के नक्षत्र में और मंगल अपने बुध के नक्षत्र में मित्रवत होकर के तात्कालिक मित्रता में, जिस राशि में बुध बैठे उस भाव का अधिपति केंद्र में बैठा, तात्कालिक मित्रता तो नहीं है पर फिर भी भाग्य भाव के अधिपति का लग्न में जाना अच्छा और धन भाव के अधिपति का भाग्य में जाना अच्छा माना जाता है। अष्टम भाव में लग्नेश के बैठने से व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, नैसर्गिक रूप से ये एक सामान्य सी बात है, पर निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और तेजस्वी भी होता है। गुरु का प्रभाव सप्तम भाव और दशम भाव और लाभ भाव के लिए अच्छा होगा, जिसमें से सबसे कमजोर
उसको भाग्य का सुख मिलेगा, पर सप्तम और एकादशवें को उसका प्रभाव मिलता रहेगा। शनि अगर गुरु को नहीं देखे होते तो पिता से सुख और व्यक्ति के पास सांसारिक सुखों में सरकारी नौकरी का सुख नहीं मिलता। इस कुंडली में सरकारी नौकरी के भी प्रबल योग हैं और मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके काम करने का भी योग है। दशम भाव आपकी कुंडली का सबसे मजबूत और जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव यहाँ के लिए बहुत अच्छा, थोड़ा कमजोर होगा। नौकरी के मामले में लाभान्वित करने वाला, यहाँ के लिए सामान्य और यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। मतलब कर्म क्षेत्र और करियर, व्यक्ति का समाज कभी भी कमज़ोर नहीं है। बाकी की चीज़ें मैं आपको आज ही के कार्यक्रम के शाम के कार्यक्रम में नवांश में और दशमांश में बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।